तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगातार हम लोग पढ़े जा रहे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5वां पार्ट तैयार करने वाले हैं। 5वां पार्ट, बहुत सारा पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारा चीज आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग 5वां पार्ट तैयार करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट हम उम्मीद करते हैं आप लोग तैयार कर चुके हैं, कर ही लेना चाहिए, तभी तो 5वां पार्ट आपको समझ में आएगा। देखिए, हर चीज का एक नियम कायदा होता है। ऐसा नहीं कि कोई 4 पार्ट को छोड़ दे या 5वां में आके टपक जाए और सोचे कि हमें पूरी तरह से समझ में आए। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। भाई, हर चीज का नियम कायदा होता है। धांधली थोड़े है कि जब से हम सुनना चालू किए, देखना चालू किए, समझ में आने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा उनको तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात यह कि हम अपने आलसी स्टूडेंट को फिर से बता दें कि वो लाइक करना ना भूलेंगे और साथ ही साथ अपने उन बेरोजगार दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को भी इंफॉर्मेशन दे दें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास चल रहा है और वो भी फायदा उठा लें। यानी आपको शेयर भी करना चाहिए। इस तरह के अपील के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ हम आपको बता चुके हैं, आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सीखेंगे। तो भाई, इस टॉपिक में फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है और साथ ही साथ इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है। हमेशा की तरह केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आसान ही होता है, कोई माथा खराब करने वाला नहीं। तो आज इन दोनों टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। तो जानिए सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो लीजिए, टॉपिक का नाम लिखा गया फैराडेज, आप लोग भी लिख लें, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भाई, सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ आपको हम बता चुके हैं, तो बताइए आप लोग, फर्स्ट लॉ में आप कितना इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देखे थे? सिर्फ एक। वहां पर कितना बर्तन बनाया गया था? सिर्फ एक। और यहां है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और जब सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है तो सेकेंड का मतलब तो एक से ज्यादा होता है। तो यहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनने वाला है, यहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक शेल बनने वाला है। फर्स्ट लॉ में सिर्फ एक ही बर्तन आपने देखा था, याद कीजिए, एक ही बर्तन देखा था। यहां पर एक से ज्यादा बर्तन आप देखने वाले हैं। सेकेंड का मतलब ही यही होता है, तो एक से ज्यादा बर्तन आप देखने वाले हैं। 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो सकता है, 3 हो सकता है, 3000, 3 लाख, कुछ भी हो सकता है। सोचिए, फिलहाल हम लोग 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के रेफरेंस में सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का बात करेंगे। वैसे जो बात 2 के लिए लागू होता है वो 2000, 2 लाख, 2 करोड़ किसी भी नंबर के लिए लागू होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर विचार करते हैं। कंफ्यूज मत कीजिएगा, 3, 4, 5 भी हो सकता है। तो लीजिए, दिया गया ये है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और ये दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सपोज कीजिए इसमें हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, और इसमें लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट आपका इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट भी इलेक्ट्रोलाइट है। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। अब देखिए क्या होता है। अब इन दोनों में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजने वाले हैं सीरीज में जोड़ते हुए। सोचिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग सीरीज में जोड़ते हुए भेजने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट करंट। करंट हमने नहीं कहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने कहा है। करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अंतर होता है, बता चुके हैं लास्ट वीडियो में आपको, तो याद रहे। यहां करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जा रहा है, और जब दोनों में सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं तो बताइए यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर कॉपर जमा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इस इलेक्ट्रोड पर सिल्वर जमा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। यहां पर कॉपर जमा होगा, यहां पर सिल्वर जमा होगा। आखिर कितना जमा होगा, इसी के बारे में सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको जानकारी देता है। सोचिए,
तो जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है और उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पर कितना कितना सब्सटेंस का अमाउंट जमा होगा जमा होगा जमा होगा, इसी के बारे में सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोगों को जानकारी देता है। फर्स्ट लॉ में क्या हुआ था, चलिए थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या हुआ था, वहां पर एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, वहां पर जब आप भेजते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस का मात्रा क्या जमा होता है ये आपने पता किया था। यहां पर भी तो हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर, यही तो पता करते हैं, यही तो हमको जानकारी देता है। आप कहेंगे तब तो दोनों सेम ही हो गया। सेम कहां है, बहुत विशाल अंतर यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में केवल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, यहां पर एक से ज्यादा है, 2 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 2 लाख, 2 करोड़, कुछ भी हो सकता है। यह था दोनों में डिफरेंसेस। लेकिन बहुत बड़ा समानता यह है कि हमें फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस का क्या मात्रा जमा होगा इसके बारे में जानकारी देता है। तो फिर आइए इतना सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जानने के बाद हम लोग सीखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आइए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब डिफरेंट 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 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, तब इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो खुद के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, खुद के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। When same amount of current electricity is passed through different electrolytic solutions, then amount of substance deposited on electrode, amount of substance deposited on electrode is directly proportional to its equivalent weight. याद रहे, इक्विवेलेंट वेट बोलिए या केमिकल इक्विवेलेंट बोलिए, दोनों का एक के मतलब होता है। तो जब हम इक्विवेलेंट वेट कहेंगे तो आप केमिकल इक्विवेलेंट समझिएगा, और केमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे तो इक्विवेलेंट वेट समझिएगा, दोनों का एक के मतलब होता है। तो फाइनली फिर से इस डिफरेंशन को आप सुनेंगे, इस नियम को फिर से सुनेंगे। When same amount of current electricity is passed through different electrolytic solutions, then amount of substance deposited on electrode is directly proportional to its chemical equivalent. That is, लीजिए लिखते हैं, that is W1 proportional E1 और यहां दिया गया W2 proportional E2। सोचिए, 2 है तो ऐसे लिख दिए, 3 होता तो क्या होता, W3 proportional E3, 4 होता तो क्या होता, W4 proportional E4 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे भी। और अब लीजिए देते हैं, मालूम आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट भी मारते हैं। तो लीजिए देते हैं W1 बराबर K इंटू E1, यहां देते हैं W2 बराबर K इंटू E2, देयरफॉर W1 बाई E1 बराबर हो जाएगा K एंड W2 बाई E2 बराबर हो चुका K, ऐसे दिया गया। अब सोचिए, इसको नीचे डाल दिए, ऐसा आ गया, नीचे डाल दिए, ऐसा आ गया, तो फिर यहां पर इतना बराबर के इतना बराबर के, भाई दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, W1 बाई E1 बराबर W2 बाई E2 बराबर डॉट 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 डॉट। समझ गए आप? डॉट डॉट में क्या आने वाला है, W3 बाई 3, W4 बाई 4 एंड सो ऑन। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब जानिए W1 क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड E1 इज इट्स केमिकल इक्विवेलेंट। W2 क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड E2 इज इट्स केमिकल इक्विवेलेंट। अगर थर्ड है तो उसमें क्या बोलेंगे, आपको पता चल ही रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, सभी समझदार है, समझदार को इशारा काफी है। तो फिर अब चलिए कुछ क्वेश्चन अब आपसे पूछ लें। भाई सेकेंड लॉ में तो इतना ही था, अब थोड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लें। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेज दी, ठीक है, तो बताया यहां कॉपर जमा होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, यहां सिल्वर जमा होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो फिर बता
कॉपर ज्यादा जमा होगा कि सिल्वर जमा होगा, दोनों सेम जमा होगा या कौन ज्यादा कौन कम जमा होगा? सोचिए। CuSO4 सॉल्यूशन है, AgNO3 सॉल्यूशन है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग भेज दिए, और जब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिए तो यहां पर कॉपर जमा होगा, यहां पर सिल्वर जमा होगा। कौन ज्यादा जमा होगा, कौन कम जमा होगा, या दोनों बराबर जमा होगा? सोचिए क्या होने वाला है, सोचिए। अब तक आप सोच चुके होंगे, आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा। मुझे बताने दीजिए, आप कष्ट मत कीजिए, मुझे बताने दीजिए। देखिए यहां पर कॉपर का ज्यादा जमा होगा कि सिल्वर का ज्यादा जमा होगा? याद कीजिए, हमने कहा कि किसी का मात्रा ज्यादा जमा होगा कि कम जमा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट का। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 31.75, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 108। किसका ज्यादा हुआ? सिल्वर का ज्यादा हुआ, और जब सिल्वर का ज्यादा हुआ तो किसका ज्यादा जमा होगा? सिल्वर का। कम किसका जमा होगा? कॉपर का। तो ठेठ भाषा में समझिए, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका मात्रा भी ज्यादा जमा होगा, और जिसका इक्विवेलेंट वेट कम होगा उसका मात्रा भी कम जमा होगा। ये था ऑल अबाउट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में इतना ही। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ सवाल बनाने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम बनाने वाले हैं। एग्जाम में या तो इसका प्रॉब्लम पूछा जाएगा या फिर आपसे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जाएगा। दो में से कोई एक बात जनरली पूछा ही जाता है। तो आइए सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सीखने के बाद इस पर आधारित जो सवाल हैं वो अब हम लोग नोट करते हैं। कॉपी पेन आपका खुल जाना चाहिए और इसे मेरे साथ आप लोग भी नोट करते जाएंगे। तो लीजिए, लिखा गया, लिखते हैं इफ सेम